हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अगली क्लास में शुरू करते हैं। कल हमने भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा व सीमा के साथ पाए जाने वाले हमारे भारत के संबंधों की चर्चा की थी। आज हम आगे चर्चा करेंगे भारत के अगले पड़ोसी देश चीन को लेकर के। तो सबसे पहले हम जाने चीन हमारी किस दिशा में स्थित पड़ोसी देश है। भारत व चीन दिशा की स्थिति में हमने देखा था, चीन की जो दिशा है वो भारत के उत्तर में पाई जाती है। भारत की सीमाओं के साथ चीन की जो लंबाई और विस्तार की स्थिति पाई जाती है, विस्तार, लंबाई। भारत की चीन के साथ पाई जाने वाली लंबाई 3917 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। इस सीमा की लंबाई को मैकमोहन नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 3917 किलोमीटर तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इस मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण था 1914 में, 1914 में शिमला सम्मेलन के तहत किया गया था। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन के तहत निर्धारित करने वाले व्यक्ति सर मैकमोहन थे। इन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन रखा गया। इस संदर्भ में हम पाते हैं कि भारत के साथ उत्तर दिशा में चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 3917 किलोमीटर लंबाई के साथ पाई जाती है। साथ ही हम भारत के राज्यों के संदर्भ में देखें, भारत के राज्य जिनकी सीमाएं चीन की बाउंड्री को स्पर्श करती हैं, उनमें सबसे पहले हम लद्दाख की बात करें नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, थर्ड राज्य उत्तराखंड, फोर्थ राज्य सिक्किम, फिफ्थ राज्य अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से हमारी सीमाएं चीन को स्पर्श करती हैं। अर्थात भारत के इन 5 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो चीन के साथ स्पर्श करती हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों का क्रम है। अब यहाँ ध्यान दें, लद्दाख राज्य ने होकर के हाल ही में यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे कुछ इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों का क्रम है जो चाइना की बॉर्डर को निर्धारित करते हैं या चीन की सीमा पर लगने वाले राज्यों का क्रम पाया जाता है। अब हम देखें, यहाँ हमारे स्थिति में
लद्दाख के अलावा जम्मू और कश्मीर का भी संबंध पाया जाता है या नहीं पाया जाता? देखिए, लद्दाख के साथ तो संबंध पाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ संबंध नहीं पाया जाता। इस स्थिति की चर्चा हम करेंगे। लद्दाख के साथ संबंध पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के साथ भी संबंध पाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संबंध को भारत स्वीकार नहीं करता है। किस रूप में, वो भी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम मानचित्र पर इस स्थिति को देखें। इस स्थिति में हमारी जो सीमाएं हैं वो चीन की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा मैकमोहन के नाम से विस्तृत है। इसको भूटान, इसको नेपाल कहा जाता है और यहां से पुनः चीन के साथ स्पर्श हो जाती है। तो सबसे पहले हमारी ये जो स्थिति है वो लद्दाख के रूप में, ये जो स्थिति है हमारी हिमाचल प्रदेश के रूप में, ये जो स्थिति है हमारी उत्तराखंड के रूप में, ये जो स्थिति है हमारी ये बढ़ती है सिक्किम के रूप में, और ये जो स्थिति है हमारी ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश के रूप में। इस प्रकार से हमारी सीमावर्ती स्थिति यहां पाई जाती है। अब यहां ध्यान देंगे, हमने चर्चा की जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, तो क्या इसकी सीमाएं भी चीन को स्पर्श करती हैं? जरूर करती हैं, लेकिन पाकिस्तान द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ हिस्सा जो चीन को अवैध तरीके से दिया गया है उसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं, लेकिन भारत इसको अस्वीकार करता है। ध्यान दें, जिस सीमा के संदर्भ में हमने चर्चा की है वो सीमा ये क्षेत्र है, इसको कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर का चीन को सौंपा गया क्षेत्र, चीन को सौंपा गया क्षेत्र। इस प्रकार से ये सीमा भी हमारे साथ स्पर्श करती है। अब इसके संदर्भ में हम कुछ चर्चा करेंगे जिसको हम देख पाए। यहां ध्यान दें, हम भारत और चीन के साथ कुछ संबंधों की चर्चा करेंगे। उस संबंधों की चर्चा में हम सबसे पहले हम भारत और चीन के साथ संबंधों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के हुए विवादों की चर्चा करेंगे। उन विवादों में हम देखेंगे हमारे भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन का जो क्षेत्र है विवाद का कारण रहा है। इसी के साथ हमारे दूसरे विवादों में अगर हम देखें तो भारत की पड़ोसी देशों के साथ संबंध में चीन द्वारा सीमाओं को निर्धारित करते हुए वर्तमान समय में हाल ही में डोकलाम नामक स्थान को भारतीय सीमा के पास से होकर के अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का प्रयास किया गया। वहां से कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया गया, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी की गई, विवाद रहा, और साथ ही चीन द्वारा भारत को मानसिक रूप से प्रेशर में लेने के लिए भारत के चारों ओर एक मोतियों की माला के रूप में भारत को घेरने का प्रयास किया गया, जो अभी हम देखेंगे। तो यहां हम एक बार के लिए राज्यों की स्थिति को स्पष्ट करें। भारत के वे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम राज्य की स्थिति आती है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की स्थिति चीन के साथ लगती है। आगे चले तो चीन के साथ जो ही अरुणाचल प्रदेश की स्थिति समाप्त होती है, ये स्थिति आ जाती है अगले देश के साथ, और उस देश की स्थिति होती है म्यांमार। तो यहां एक चीज और ध्यान देंगे, अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है जो चीन और म्यांमार दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। यहां इसी प्रकार से प्रश्न बनकर के निकलते हैं, कितने राज्यों की सीमाएं चीन को स्पर्श करती हैं, वे कौन कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं, वे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। यहां हम देखें नेक्स्ट स्थिति में, तो नेक्स्ट स्थिति की अगले स्टेप पर हम चलें तो हम यहां देख पाएंगे
भारत के संदर्भ में कुछ विवादों के कारण को लेकर के। उससे पहले हम एक संक्षिप्त सी जानकारी, जिसको हमने पाक अधिकृत कश्मीर का भाग माना था, उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ हमारी कुछ स्थिति को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। इसमें इस क्षेत्र को कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पाक अधिकृत कश्मीर कहलाती है, जो 1947 से वर्तमान समय तक पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। इस क्षेत्र को कहा जाता है सियाचिन पुनः ध्यान देंगे, ये क्षेत्र है, ये आता है पाक अधिकृत कश्मीर का भाग, पीओके। ये भाग आता है अक्साई चीन, अक्साई चीन क्षेत्र। अब याद रखें, अक्साई चीन क्षेत्र है, ये चीन अधिकृत क्षेत्र है, चीन अधिकृत कश्मीर का भाग है। पाक अधिकृत जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान देश के अधिकार क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र है। यहां हम ध्यान देंगे, इसका कुछ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को, इसको लौटा दिया गया चीन देश को, चीन देश को सौंपा गया। अब यहां हम कुछ क्षेत्रफल की बात करें, यहां लॉजिकली जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि भारत के पास हमारा कश्मीर का भाग ज्यादा है या पाकिस्तान के पास ज्यादा है। जिस प्रकार से हम मानचित्र में देख पा रहे हैं, हम पाकिस्तान के पास पाक अधिकृत कश्मीर वाले भाग को ज्यादा पाते हैं और चीन के पास में जो अक्साई चीन क्षेत्र है वो कम पाते हैं। हम यहां भी ध्यान दें, कितना क्षेत्र है जो अक्साई चीन के अंतर्गत आता है या चीन अधिकृत कश्मीर का भाग आता है। तो यहां हम चीन अधिकृत कश्मीर का जो भाग है वो 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत का हमारे पड़ोसी देश चीन के अधिकार में आता है। वहीं हम बात करें पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र की, तो पाक अधिकृत जो क्षेत्र है इसका भाग 78,144 वर्ग किलोमीटर आता है। 78,144 वर्ग किलोमीटर आता है। इस प्रकार से हम देखें तो चीन के पास हमारा क्षेत्र कम है, वहीं पाकिस्तान के पास अधिक है, लेकिन इसमें से कुछ क्षेत्र जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पाकिस्तान ने चीन को अवैधानिक तरीके से लौटाया है। और ये जो क्षेत्र है इसका विस्तार आता है 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। जरूर इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान देंगे। पाकिस्तान ने चीन से अपनी मित्रता को आगे और मजबूत बनाने के लिए भारत के पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र को चीन को सुपुर्द किया है अवैधानिक तरीके से। भारत इसको नहीं मानता है, ये भारत आज भी इसको पाक अधिकृत कश्मीर का भाग मानता है। अगर इस स्थिति में हम पाते हैं तो जम्मू कश्मीर का भाग भी इसके साथ लगता है और साथ ही लद्दाख क्षेत्र का भाग भी इसके साथ लगता है। तो इस प्रकार से अगर इसको शामिल किया जाता है तो चीन के साथ हमारी जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ, वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ आती है। लेकिन वैधानिक तरीके से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं चीन के साथ बनती हैं। अब हम यहां देखें, भारत और चीन के बीच में जो विवाद हुए, उन विवादों में कौन कौन से विवाद रहे जो वर्तमान समय तक बने हुए हैं। भारत व चीन के मध्य विवाद,
भारत व चीन के मध्य विवाद। अब इन विवादों में कौन कौन से विवाद जो प्रारंभ से लेकर के वर्तमान समय तक बने हैं, कौन कौन से विवाद हैं जो समय समय पर उभरते रहे हैं, उनकी हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम विवाद को देखते हैं। उनमें विवाद आता है हमारा अक्साई चीन क्षेत्र। अक्साई चीन विवाद अभी हाल ही में पुनः उभरा है। इस क्षेत्र में भारतीय सेना, जिसको आईटीबीपी के नाम से जाना जाता है, वह भारत की सेना के साथ चाइना की जो सेना थी उनके द्वारा कुछ झड़प हुई है, और इसी को लेकर के प्रश्न कर लिया जाता है कि वह क्षेत्र कौन सा है जहां भारत व चीन के मध्य हाल ही में सीमा को लेकर के विवाद हुआ। वो लद्दाख वाले क्षेत्र में अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर के अभी विवाद पुनः उभरा है। नेक्स्ट स्थिति में हम चर्चा करें दूसरे विवाद को लेकर के तो ढोकलाम विवाद आता है। ढोकलाम विवाद है वो हाल ही में कुछ सड़क निर्माण की क्रिया को लेकर के चर्चा में रहा। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का पहले तो संबंध समझेंगे। ढोकलाम विवाद क्षेत्र है, ये ढोकलाम क्षेत्र है, ये भूटान, भारत, चीन, इन तीनों देशों की सीमाओं के ऊपर ट्रायंगल पर पड़ने वाला एक क्षेत्र है जो भूटान देश की सीमा के सबसे करीब पड़ता है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में चीन देश ने सड़क कॉरिडोर निर्माण के तहत इस क्षेत्र से होकर के एक सड़क निर्माण किया जो भारतीय सीमाओं के करीब थी। इसको लेकर के भारत और चीन के मध्य विवाद हुआ। वर्तमान समय में यह सड़क निर्माण का कार्य हो तो चुका है लेकिन अभी उपयोग बंद है। तो इस क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर के विवाद रहा। सड़क निर्माण को लेकर विवाद, कॉरिडोर बनाया। इस कॉरिडोर का उपयोग वर्तमान में चीन नहीं कर रहा है। ध्यान देने योग्य बात है, ये एक पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर था चीन का जो भारतीय सीमाओं से होता हुआ, भारतीय सीमाओं के बिल्कुल करीब से होता हुआ गुजर रहा था। लेकिन ढोकलाम क्षेत्र जो भारत और भूटान की सीमा के सबसे करीब था, इस क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण भारत और चीन के मध्य पुनः मतभेद उभरे। नेक्स्ट जो विवाद की है, उस विवाद नंबर 3 की बात करें तो हमारे भारत के घेरने की जो नीति बनाई गई उसको कहा जाता है मोतियों की माला। मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रश्न पुटअप हो सकता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स किन देशों के बीच पाया जाता है, किन देशों के बीच चर्चा का विषय रहा? तो भारत और चीन के मध्य मोतियों की माला के नाम से जाने जाने वाली स्थिति को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। क्या है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? इसके बारे में हम कुछ डिटेल से भी चर्चा करेंगे और उस चर्चा में हम देखेंगे क्या थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्थिति। तो हम एक बार इस विवादित स्थिति की जो 3 अवस्थाएं हैं, इन 3 अवस्थाओं को समझ चुके होंगे। अक्साई चीन जो विवाद है वो लद्दाख क्षेत्र में हुआ। इस लद्दाख वाले क्षेत्र का वर्तमान में अधिकार, लद्दाख वाले क्षेत्र का वर्तमान में जो अधिकार है अक्साई चीन के रूप में चीन के पास है। कब से है? प्रश्न आता है कब से ऐसा विवाद बना? तो हमारे भारत और चीन के मध्य एक युद्ध हुआ 1962 का। तब से लेकर के वर्तमान समय तक अक्साई चीन क्षेत्र चीन के पास में है। यहाँ एक झील भी पाई जाती है और उस झील का कुछ भाग है वो तिब्बत वाले क्षेत्र में और कुछ भाग भारत वाले क्षेत्र में है। उसका एक किनारा मीठे पानी के रूप में जाना जाता है, एक खारे पानी के रूप में जाना जाता है। फिजिकल पार्ट में इसको अपन देखेंगे।
बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चर्चा का विषय भी है कि इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं और ये विवाद कब से बना हुआ है। इस विवाद को शांत करने का भी प्रयास किया, लेकिन ध्यान रहे एक छोटी सी कहानी 1962 के युद्ध की थी। जिस समय चीन ने हमारे दो क्षेत्रों पर कब्जा किया था, उस समय एक जम्मू कश्मीर का यही अक्साई चीन वाला क्षेत्र था और एक था हमारे अरुणाचल प्रदेश का नेफा क्षेत्र। इस नेफा क्षेत्र को और अक्साई चीन वाले क्षेत्र को चीन की सेना द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था, लेकिन अंततः जब समझौता हुआ, उस समझौते के तहत एक क्षेत्र भारत को देने के लिए कहा गया और उस समय भारत ने अपना नेफा क्षेत्र लेने के लिए तैयार हुआ। उस स्थिति से नेफा क्षेत्र भारत का अंग बन गया, लेकिन अक्साई चीन आज भी चीन का भाग माना जाता है और इसी क्षेत्र को कहा जाता है LAC। ये इंपोर्टेंट तथ्य है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल। पाकिस्तान के मध्य LOC लाइन ऑफ कंट्रोल तथा चीन के मध्य LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल के रूप में जानी जाती है। इसी को कह दिया जाता है LAC विवाद, इसी को कह दिया जाता है अक्साई चीन क्षेत्र विवाद। डोकलाम विवाद जो भूटान, भारत और चीन के ट्रायंगल पर बनता है, मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानी जाती है, जिसको चीन द्वारा भारत को घेरने की नीति बनाई गई। घेरने की नीति किस प्रकार से थी, कुछ आगे हम चर्चा समझने के लिए पुनः एक मैप का उपयोग करते हैं और इसमें देखते हैं किस प्रकार से भारत को घेरने का प्रयास चीन द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम देखें तो इस स्थिति को हम कहते हैं बांग्लादेश। इसको कहा जाता है म्यांमार। अब यहां बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह को कहा जाता है चिटगोंग बंदरगाह। इस चिटगोंग बंदरगाह को चीन द्वारा लीज पर लिया जा चुका है। म्यांमार का द्वीप है, इस द्वीप को कहा जाता है कोको द्वीप। कोको द्वीप को म्यांमार से चीन ने खरीद लिया है। इस प्रकार से चीन म्यांमार के नजदीक, चीन बांग्लादेश के नजदीक भारतीय सीमाओं के करीब आ चुका है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आगे चल करके भी चीन ने भारत को घेरने की आगे अगली रणनीति बनाई। उस रणनीति में अगला ही स्थान चुना, वो स्थान था श्रीलंका का हम्बनटोटा। हम्बनटोटा द्वीप। अर्थात यहां तक चीन भारत के चारों ओर आ चुका था। आगे की ओर चलते हुए इसने भारत की इसी सीमावर्ती क्षेत्र के आगे वाले भाग पर यहां एक बंदरगाह को पुनः लीज पर लिया और वो बंदरगाह था पाकिस्तान का। पाकिस्तान का बंदरगाह जिसको कहा जाता है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह की स्थिति यहां तक हम देख पा रहे हैं, भारत के चारों ओर चीन अपनी सामरिक महत्व को मजबूत करता जा रहा था, हिंद महासागरीय शक्ति को भारत के लिए कमजोर करता हुआ तथा अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था। यहां हमारे साथ चीन की स्थिति पहले से ही सीमाओं के साथ निर्धारित थी। यही म्यांमार के पास इसने कोको द्वीप को लीज पर लिया, बांग्लादेश से चिटगोंग बंदरगाह को लिया, श्रीलंका से हम्बनटोटा द्वीप को लिया और बांग्लादेश के बाद जो ही हम आगे की ओर आते हैं तो हमारे दूसरे पड़ोसी देश जो भारत का वर्तमान में एक अच्छा मित्र राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, पाकिस्तान जो चीन का एक मित्र राष्ट्र कहा जा सकता है, इससे इसने ग्वादर बंदरगाह को खरीद लिया है। इस प्रकार से भारत को घेरने का प्रयास किया गया और यही जो अवस्था है ये कहलाती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानी जाती है। इसी जो घटना की प्रारूप की जो अवस्था है इसको मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज ध्यान देंगे यहां, क्या इसी नीति के तहत भारत के द्वारा भी इसको रोकने का प्रयास किया गया? जरूर ध्यान दें।
इंपॉर्टेंट तथ्य है यहां से, भारत ने इसका प्रत्युत्तर देने के लिए भारत के द्वारा काउंटर अटैक की नीति अपनाई गई, अर्थात चीन की शक्ति को कैसे कम किया जाए। भारत ने भी कुछ ऐसे ही अनुबंध किए हैं और उन अनुबंधों के द्वारा चीन की जो शक्ति है वो अंततः कमजोर नजर आई है। उनमें भारत ने सबसे पहले अपने ही पड़ोसी देश से, बांग्लादेश से एक द्वीप ले लिया जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप जिसके मध्य हमेशा बांग्लादेश को लेकर के विवाद रहा है, नदीकृत द्वीप था। इस नदीकृत द्वीप को लेकर के बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद रहा था, लेकिन हाल ही में इसको भारत को सौंप दिया है बांग्लादेश सरकार द्वारा। तो वर्तमान समय में भारत और बांग्लादेश के प्रति अपने कुछ जो रवैया है, हमारी कुछ जो नीतियां हैं वो फ्लेक्सिबल बनी है, लचीली बनी है और भारत का एक मित्र राष्ट्र होता हुआ प्रतीत होता है। इसी क्रम में आगे की ओर चलें तो हमने दूसरी अवस्था ईरान से पाई है और इस स्थिति को चोबहार बंदरगाह या चाबहार बंदरगाह कहा जाता है। चाबहार बंदरगाह कहा जाता है। चाबहार जो बंदरगाह है वो ईरान का बंदरगाह है। भारत ने इसी क्रम में आगे जाकर के यहां से चाबहार बंदरगाह को लीज पर लिया है। नजदीकी पड़ोसी देश के रूप में यहां हमने मालदीव से माले द्वीप लिया है। मालदीव देश, माले द्वीप, अर्थात इस स्थान पर जो भारत और लक्षद्वीप के बीच, भारत की जो लक्षद्वीप की स्थिति है इसके पास एक द्वीप स्थित है, इसको कहा जाता है माले द्वीप। इस माले द्वीप की स्थिति को भारत वर्तमान समय में अपने कुछ लीज के संबंधों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। तो भारत की चीन के साथ जो प्रभावी नीतियां थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया। फिर इसी क्षेत्र में यहां हिंद महासागरीय क्षेत्र में सेशल्स द्वीप था, सेशल्स देश का इससे भारत की लीज पर दिया जा चुका है। भारत इसका उपयोग अपने सामरिक महत्व के लिए करेगा, अपनी नौसेना का उपयोग यहां कर सकता है। इस तरह से इसको काउंटर अटैक की नीति कहा जाता है। यही काउंटर अटैक की नीति भारत और चाइना के मध्य दिनों दिन बढ़ते हुए प्रतिरोध के रूप में आगे चलती जा रही है। चीन अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है और भारत अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, बार बार विवाद का कारण रहा है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पड़ोसी देश के संदर्भ में भारत और नेपाल के संबंध। भारत व नेपाल दोनों देशों के मध्य जो सीमाएं हैं उन सीमाओं का वास्तविक नाम न देकर के प्राकृतिक सीमाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो सीमा का कोई वास्तविक नाम नहीं है, सीमा का वास्तविक नाम नहीं है। लेकिन ये जो सीमा बनती है ये सीमा प्राकृतिक सीमा के रूप में बनती है और प्राकृतिक सीमा पूर्ण रूप से हिमालय के रूप में पाई जाती है। हिमालय के रूप में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण होता है। इस सीमा की लंबाई है, इस सीमा की लंबाई को हम देखें, भारत और नेपाल के मध्य सीमा की लंबाई 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर भारत व नेपाल के मध्य सीमा पाई जाती है। भारत व नेपाल के मध्य ऐसे राज्य जो सीमाओं पर पड़ते हैं
तो भारत के राज्यों की स्थिति, कौन कौन से राज्य जो नेपाल की सीमा पर स्थिति रखते हैं। उनमें सबसे पहले हम देखें तो हमारा जहां चीन के साथ सीमा रखता था वहीं से शुरुआत होती है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में अगला जो राज्य आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट राज्य आता है बिहार। नेक्स्ट राज्य आता है सिक्किम और नेक्स्ट राज्य आता है पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार से कुछ राज्यों की जो स्थिति है जो नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हुए पाई जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करती है। सीमाओं की लंबाई 1752 किलोमीटर, सीमाएं प्राकृतिक पाई जाती है तथा भारत व नेपाल के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को किसी विशेष नाम से नहीं जाना जाता है। अब हम मानचित्र के माध्यम से यही स्थिति देखें किस प्रकार से नेपाल की सीमाओं के साथ भारत की स्थिति पाई जाती है। तो सबसे पहले हम आगे की ओर बढ़े। इन देशों में सबसे पहले हम नेपाल की आउटलाइन को बनाएं। नेपाल की सीमाएं कुछ इस प्रकार से पाई जाती। जो प्राकृतिक सीमाओं के रूप में हिमालय से आबद्ध है। अब इनमें सबसे पहले हम देखते हैं तो इन राज्यों के संदर्भ में सबसे पहला उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है वो उत्तराखंड राज्य आता है। उत्तर व उत्तर पश्चिम की ओर उत्तराखंड राज्य आता है। नेक्स्ट स्थिति में हम देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति आती है। नेक्स्ट स्थिति देखें बिहार राज्य की आती है। इस स्थिति को देखें सिक्किम राज्य की आती है तथा इस स्थिति को देखें तो पश्चिमी बंगाल की आती है। नेक्स्ट एक बार पुनः देखें, सीमाओं को सीमांकित करते हैं। नेपाल, अब नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्यों की सीमाएं हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। इस प्रकार से हमारी सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ नेपाल को स्पर्श करती हुई पाई जाती है। अब यहां भारत और नेपाल के मध्य विशेष रूप से कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद नहीं रहे हैं। भारत के लिए नेपाल का विशेष महत्व रहा है। भारत के और चीन के मध्य एक अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला निकट पड़ोसी देश है जो दो महाशक्तियों के बीच स्थित है, इसलिए सामरिक महत्व वाला देश है। भारत भी इसको अपना मित्र रखना चाहता है और चीन भी इसको अपना मित्र रखना चाहता है, अतः दोनों ही तरफ से इसको आर्थिक लाभ पहुंचाया जाता है। लेकिन हाल ही में एक विवाद बना, इस विवाद को कहा जाता है काला पानी विवाद। तो हम यहां देखें भारत व नेपाल के मध्य विवाद, एक ही विवाद रहा और वो विवाद था काला पानी विवाद। क्या है काला पानी विवाद, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्षेत्र है, यहां से होकर के एक नदी गुजरती है
काली नदी। इस काली नदी के अपवाद क्षेत्र के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, इस भाग को पश्चिमी भाग के रूप में, इस भाग को पूर्वी भाग के रूप में जाना जाता है। नेपाल की सीमा के पास भारत का उत्तराखंड राज्य तथा पिथौरागढ़ जिला, इस पिथौरागढ़ जिले में जो काली नदी का पूर्वी भाग था, हाल ही में नेपाल ने अपने मानचित्र में इसको अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया है, जिसको लेकर के भारत सरकार ने इसका विरोध जताया है। विवाद क्या था? इसी क्षेत्र में, इस उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक स्थान पर एक बांध बना हुआ है। इस जल को लेकर के विवाद हुआ और उस बांध का नाम है टनकपुर बांध। टनकपुर बांध। ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से उठता है। टनकपुर बांध किन देशों के मध्य विवाद का कारण रहा? भारत व नेपाल के मध्य विवाद का कारण रहा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बना हुआ टनकपुर बांध है, जो काली नदी पर बना है। इन दोनों को लेकर के अभी हाल ही में भारत और नेपाल चर्चा में है, इसलिए काला पानी विवाद पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत और नेपाल के मध्य कोई विवादित स्थिति नहीं रही है, लेकिन ध्यान देने योग्य जो तथ्य है वो ये है, यह भारत के लिए इसका विशेष महत्व है। और विशेष महत्व किस रूप में है? विशेष महत्व जो पाया जाता है वो बफर स्टेट के रूप में पाया जाता है। बफर स्टेट कहलाता है। अब समझें बफर स्टेट क्या है। बफर स्टेट के संदर्भ में बात आए तो बफर स्टेट के संदर्भ में देशों की स्थिति को पूछा जाए तो दो देश बफर स्टेट की स्थिति में आते हैं, नेपाल और दूसरा आता है भूटान। अब क्या होते हैं बफर स्टेट? तो यहां हम ध्यान दें, बफर स्टेट वह क्षेत्र होता है जो दो महाशक्तियों के मध्य, दो महाशक्तियों के मध्य सामरिक महत्व वाला सुरक्षित स्थान होता है। सुरक्षित आगे देखते हैं बफर स्टेट को। दो महाशक्तियों के मध्य दो महाशक्तियों के मध्य सामरिक महत्व वाला सुरक्षित स्थान, सुरक्षित स्थान बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। अब ये दो महाशक्तियां कौन कौन सी हैं? एक महाशक्ति के रूप में चीन और दूसरी उभरती हुई महाशक्ति के रूप में भारत है। और इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच जो सुरक्षित स्थान है वो नेपाल है। इस नेपाल को कहा जाता है बफर स्टेट। इस रूप में भारत के लिए इसका विशेष महत्व पाया जाता है, इसलिए भारत का सदैव मित्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है नेपाल। और भारत भी अपनी मित्रता को कायम रखना चाहता है नेपाल के साथ, इसलिए अभी हाल ही में इस विवाद को, काला पानी विवाद को एक समझौते के तहत दूर करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया है। अभी हम इसी क्लास के साथ हम आगे की चर्चाएं आगे के क्लास में करेंगे। यहां तक की जानकारी समझ पा रहे होंगे आप। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।
धन्यवाद।